दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 4। जब आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं और तब अचानक भाग्य साथ छोड़ जाता है। बास्केटबॉल कोच पैट रिली। आपका पोर्टफोलियो कितना आक्रामक होना चाहिए? ग्राहम कहते हैं कि यह इस पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह के निवेश किए हैं। ज़्यादा यह मायने रखता है कि आप किस तरह के निवेशक हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के दो तरीके हैं: शेयर, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड के गतिशील मिश्रण की निरंतर शोध करके, उनका चयन करके और उन पर निगरानी रखकर, या एक स्थायी पोर्टफोलियो का निर्माण करके जो ऑटो पायलट हो और जिसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता न हो लेकिन मामूली उत्साह जगाता हो। पहले दृष्टिकोण को ग्राहम सक्रिय और उद्यमशील कहते हैं। इसके लिए काफ़ी समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय और रक्षात्मक रणनीति में कम समय या कम ऊर्जा लगती है, लेकिन इसके लिए बाजार के आकर्षक कोलाहल के प्रति लगभग तपस्वी जैसे वैराग्य की ज़रूरत होती है। जैसा कि निवेश विचारक चार्ल्स एलिस कहते हैं कि उद्यमशील दृष्टिकोण जहाँ शारीरिक और बौद्धिक रूप से, वही रक्षात्मक दृष्टिकोण भावनात्मक रूप से भार डालता है। अगर आपके पास अतिरिक्त समय है, आप अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक हैं और खेल प्रशंसक की तरह सोचते हैं तथा एक जटिल बौद्धिक चुनौती को पसंद करते हैं, तो सक्रिय दृष्टिकोण आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आप हमेशा जल्दी में रहते हैं, सरलता के इच्छुक हैं और धन के बारे में ज़्यादा सोचना पसंद नहीं करते, तो निष्क्रिय दृष्टिकोण आपके लिए है। कुछ लोगों के लिए दोनों पद्धतियों का मिश्रण अधिक सहज रहता है। एक ऐसे पोर्टफोलियो का निर्माण करना जो मुख्य रूप से सक्रिय और आंशिक रूप से निष्क्रिय या इसके विपरीत हो। दोनों दृष्टिकोण समान रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण है और इनमें से किसी को भी अपनाकर सफल हो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप अपने को इतनी अच्छी तरह समझते हो कि इनमें से सही को चुन सके और अपने निवेश जीवन काल में इसी मार्ग से चिपके रहे और अपनी लागत व भावनाओं को नियंत्रण में रखें। सक्रिय और निष्क्रिय निवेशकों के बीच का अंतर, ग्राहम का अंतर, उनकी ओर से यह फिर से याद दिलाने के लिए है कि वित्तीय जोखिम केवल वही नहीं होता जहां हम सब तलाशते हैं अर्थव्यवस्था या अपने निवेश में, बल्कि हमारे भीतर भी होता है। क्या आप साहसी बन सकते हैं या आप झुकेंगे? तो फिर एक रक्षात्मक निवेशक को शुरुआत की किस तरह करनी चाहिए? इसमें सबसे पहला और सबसे बुनियादी फैसला यह होगा कि कितना पैसा शेयरों में और कितना बॉन्ड्स और नकद में लगाना है। ध्यान दें, ग्राहम ने इस चर्चा को सोच समझकर मुद्रास्फीति के बाद रखा है, जिससे आप यह पहले ही जान जाए कि मुद्रास्फीति आपके सबसे खराब शत्रुओं में से एक है। अपनी संपत्ति को शेयरों और बॉन्ड्स के बीच किस तरह आवंटित करें, इसकी चर्चा में ग्राहम की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इसमें कभी भी उम्र शब्द का उपयोग नहीं किया। उनकी सलाह पूरी तरह से प्रचलित ज्ञान के विपरीत है, जिसके अनुसार आप कितना निवेश जोखिम लेना चाहते हैं यह मूलतः इस पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र कितनी है। एक पारंपरिक नियम है कि अपनी उम्र को 100 में से घटा दें और प्राप्त परिणाम जितना पूंजी प्रतिशत शेयरों में और बाकी को बॉन्ड्स या नकद में लगा दें। 28 वर्षीय व्यक्ति 72% धन शेयरों में, 81 वर्षीय को 19% शेयरों में लगाना चाहिए। बाकी चीज़ों की तरह 1990 के दशक में अंत में यह धारणा आम थी। 1999 आने तक एक लोकप्रिय पुस्तक ने तर्क दिया कि अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो आपको अपना 95% धन शेयरों में लगाना चाहिए, भले ही आपकी जोखिम क्षमता औसत ही क्यों न हो। अगर आपने इस सुझाव के समर्थकों को आपके IQ से 100 घटाने की अनुमति दी है,
तो आप कह सकेंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। आपकी उम्र से यह कैसे तय होगा कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। 89 वर्ष की एक महिला जिसके पास 3 मिलियन हो और पर्याप्त पेंशन आती हो और ढेर सारे नाती पोते हो, तो उसके लिए अपना ज़्यादातर पैसा बॉन्ड्स में लगाना मूर्खता होगी। उसकी आय पहले से ही काफ़ी है और उसके नाती पोतों जिन्हें वह विरासत मिलेगी के पास अपने दशकों के निवेश वर्ष है। वही दूसरी ओर 25 वर्षीय एक व्यक्ति जो अपने विवाह, घर, शादी आदि खरीदने के लिए बचत कर रहा है, उसके लिए अपना सारा धन शेयरों में लगा देने की कोई समझदारी नहीं है। अगर शेयर बाज़ार में बड़ी गिरावट आती है तो उसके पास इस नुकसान से बचने के लिए या बात के लिए कोई बॉन्ड आय नहीं होगी। इससे भी बढ़कर आप चाहे जितने भी युवा हो, आपके अचानक अपना धन शेयरों से निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। आज से 40 वर्ष बाद नहीं, बल्कि अभी 40 मिनटों में। बिना किसी चेतनाओं की आपकी नौकरी जा सकती है, आपका तलाक हो सकता है, आप विकलांग हो सकते हैं या अचानक कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ किसी भी उम्र में कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। हर किसी को थोड़ा नकद जोखिम विहीन स्थिति में रखना चाहिए। अंत में बहुत से लोग इसलिए निवेश करना बंद कर देते हैं क्योंकि शेयर बाजार नीचे चला जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने दर्शाया है कि हम में से ज़्यादातर लोग भविष्य में कुछ भावनात्मक घटने पर हम कैसे महसूस करेंगे इसके पूर्वानुमान से काम में काफ़ी बुरे होते हैं। जब शेयर 15% से 20% प्रतिवर्ष ऊपर जा रहे हो, जैसा कि ये 1980 और 1990 के दशक में जा रहे थे, तब यह कल्पना करना आसान है कि आप उन शेयरों को जीवन भर अपने पास रखेंगे। लेकिन जब आपको अपने धन का हर एक हिस्सा डूबता दिख रहा हो, तो बॉन्ड्स या नकद की सुरक्षा में जाने की इच्छा को रोकना नामुमकिन होगा। बहुत से लोग शेयरों को खरीदने और इन्हें अपने पास रखने की जगह उन्हें ऊंचे भाव पर खरीदते हैं और कम पर बेच देते हैं, और इस तरह उसके पास रखने को परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। क्योंकि ऐसा साहस बहुत कम निवेशकों में होता है कि वे गिरते बाजार में भी अपने शेयरों को अपने पास ही रख सकें। ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि हम किसी को न्यूनतम 25% बॉन्ड में लगाना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि इस सहारे से आपको वह साहस मिलेगा जिससे आप अपने शेष धन का शेयरों में उस वक्त भी निवेश कर सकते हैं जब वे खराब अवस्था में हो। आप कितना जोखिम ले सकते हैं, इसे ज़्यादा बेहतर ढंग से जानने के लिए अपने जीवन के बुनियादी हालात पर विचार करें। वे कब होते हैं, कब बदलते हैं और ये आपकी नकद आवश्यकताओं को कैसे प्रभावित करते हैं। आप विवाहित हैं या अविवाहित, आपका साथी या जीवन साथी क्या करते हैं, क्या आपके बच्चे हैं या होने वाले हैं, उनकी पढ़ाई कब से शुरू होगी, क्या आप विरासत में धन मिलेगा या अपने बढ़ती उम्र के बीमार माता पिता आप पर आश्रित है। आपका करियर किन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है। अगर आप बैंक में गृह निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं तो ब्याज दरें बढ़ने पर आपकी नौकरी जा सकती है। अगर आप रसायन निर्माता के यहाँ काम करते हैं तो बढ़ती तेल कीमतें आपके लिए बुरी खबर बन सकती है। अगर आपका स्वरोजगार है तो आप जो काम कर रहे हैं वैसे काम कब तक बचे रह सकते हैं। क्या आपको अपनी नकदी आय के पूरक के तौर पर निवेश की आवश्यकता है, जो आमतौर पर बॉन्ड्स में होती है या शेयरों में नहीं। अपने वेतन और खर्च आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आप निवेश में कितनी धनहानि सह सकते हैं। अगर इन कारकों को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि आप ज़्यादा शेयरों के उच्च जोखिम को ले सकते हैं, तो आप ग्राहम के उस वर्ग में आते हैं जो न्यूनतम 25% बॉन्ड्स या नकद में रखते हैं। अगर नहीं तो शेयरों से जितना हो सके दूर रहे और ग्राहम के बॉन्ड्स या नकद में अधिकतम 75% वाले वर्ग में की ओर बढ़े। क्या आप 100% तक जा सकते हैं
इसे जानने के लिए साइड बार को देखें। जब आप इन लक्ष्यों का प्रतिशत तय कर लेते हैं, तब इनमें केवल तभी बदलाव करें जब आपके लिए जीवन में बदलाव आए। ज़्यादा शेयर केवल इसलिए मत खरीदें क्योंकि शेयर बाज़ार ऊपर जा रहा है, और इन्हें इसलिए नहीं बेचें कि यह नीचे जा रहा है। ग्राहम की पद्धति की बुनियादी बात अनुमानित कार्य को अनुशासन में बदलना है। सौभाग्य से अपने 401 के माध्यम से आपके लिए अपने पोर्टफोलियो का स्थायी रूप से स्वचालित करना आसान होगा। मान लीजिए आप ज़्यादा जोखिम को लेकर सहज हैं। शेयरों में 70% और बॉन्ड्स में 30% का जोखिम आसानी से ले सकते हैं। अगर शेयर बाज़ार 25% तक बढ़ता है लेकिन बॉन्ड स्थिर रहते हैं, तो अब आपके पास शेयरों में 75% से कम और बॉन्ड्स में केवल 25% निवेश होगा। अपने 401 की वेबसाइट देखें या उनके टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें और अपने कि इतने शेयर बेच दिए कि आपका 70-30 का लक्ष्य पुनः संतुलित हो जाए। इसमें मुख्य बात इन्हें पूर्व अनुमानित धैर्यपूर्ण योजना पर पुनः संतुलित करना है, जो इतने अक्सर न हो कि आप पागल हो जाए और न ही इतनी कभी कभार हो कि आपके लक्ष्य हाथ से निकल जाए। मेरा सुझाव है कि आप हर छठे माह पुनः संतुलित करें, न ज़्यादा न कम, और सहज याद रखने वाली तारीखों पर करें, जैसे नववर्ष पर या 4 जुलाई को। 100% शेयरों में क्यों नहीं? ग्राहम की आपको सलाह है कि कभी भी अपने कुल धन में 75% से ज़्यादा शेयरों में न लगाएं। क्या सारा धन शेयर बाज़ार में लगाना हर किसी के लिए अनुचित है? थोड़े से निवेशकों के लिए 100% शेयर पोर्टफोलियो ठीक है। आप भी अपने उनमें से अगर आप है तो नीचे गए 6 पॉइंट याद रखें। 1. अगर आपने अपने परिवार के लिए कम से कम 1 साल के लिए भरण पोषण का पर्याप्त खर्च अलग रखा है, अगर आने वाले कम से कम 20 वर्ष तक स्थिरता से निवेश कर सके, 2000 से आरंभ हुए मंदी के बाज़ार में बने रहे हो, 2000 से आरंभ हुए मंदी के बाज़ार में शेयर न बेचे हो, 2000 में आरंभ में हुई मंदी के बाज़ार के दौरान शेयर खरीदे हो, इस पुस्तक का अध्याय 8 पढ़ लिया हो और अपने निवेश व्यवहार के नियंत्रण के लिए औपचारिक योजना बना ली हो। अगर आप पूरी ईमानदारी से इस परीक्षण में खरे नहीं उतरते, तो आपको आपका सारा धन शेयरों में नहीं लगाना चाहिए। जो कोई भी पिछली मंदी के बाज़ार से घबराया हो, वह अगले में भी अवश्य घबरा जाएगा और तब उसे नकद या बॉन्ड्स का सहारा न होने पर पछतावा होगा। इस आवधिक पुनः संतुलित की खूबसूरती यह है कि इससे आप अपने निवेश फैसलों के लिए सरल सामान्य मानकों को आधार बनाने को बाध्य होते हैं। क्या मेरे पास मेरी योजना से ज़्यादा अस्तित्व का स्वामित्व है? आप केवल इस अनुमान पर काम नहीं करते कि ब्याज दरें किधर जा रही है या आपके अनुसार डाउ जल्दी ही काफ़ी गिरने वाला है। टी रो प्राइस समेत कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां जल्दी ही ऐसी सेवाएं पेश करने वाली है जिससे आपका 401 पोर्टफोलियो स्वतः ही आपके वर्तमान लक्ष्यों के अनुसार पुनः संतुलित हो जाएगा, जिससे आपको फिर कभी सक्रिय फैसले न लेने पड़े। इनकम इन्वेस्टिंग का संपूर्ण विवरण। ग्राहम के दौर में बॉन्ड निवेशकों के सामने 2 विकल्प होते हैं, कर योग्य या कर मुक्त, लघु अवधिक या दीर्घावधिक। आज एक तीसरा विकल्प भी है, बॉन्ड या बॉन्ड फंड्स। कर योग्य या कर मुक्त। अगर आप न्यूनतम टैक्स ब्रैकेट में न हो तो आपको अपने सेवानिवृत्त खाते के बाहर केवल कर मुक्त बॉन्ड्स ही खरीदने चाहिए, अन्यथा आपकी बॉन्ड आय का ज़्यादातर हिस्सा IRS के हाथों में चला जाएगा। कर योग्य बॉन्ड खरीदने का एकमात्र स्थान आपके 401 के भीतर या अन्य सुरक्षा खाता है,
जिसमें आय से आप पर टैक्स न लगता हो और जहां म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का स्थान न हो, क्योंकि यहाँ इसका कर छूट का लाभ व्यर्थ जाएगा। लघु अवधिक या दीर्घावधिक बॉन्ड्स और ब्याज दरें संतुलन झूले के दो हिस्से हैं। अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो बॉन्ड्स के भाव गिरेंगे। हालांकि लघु अवधिक बॉन्ड्स में गिरावट दीर्घावधिक बॉन्ड की तुलना में कम होती है। वही दूसरी ओर अगर ब्याज दरें गिरती है तो बॉन्ड के भाव बढ़ेंगे और दीर्घावधिक बॉन्ड का प्रदर्शन लघु अवधिक से बेहतर होगा। आप इनके बीच के अंतर को सहज ही विभाजित कर सकते हैं। इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड खरीदकर जो 5 से 10 वर्षों में परिपक्व होने हो और जिनके भाव तब चाहे न बढ़े जब उनके पक्ष में हवा हो, लेकिन उनमें गिरावट भी न आए। अधिकांश निवेशकों के लिए इंटरमीडिएट बॉन्ड्स आसान विकल्प है, क्योंकि इनमें आपको ब्याज दरें का अनुमान लगाने रहना जरूरी नहीं रहता। बॉन्ड या बॉन्ड फंड, क्योंकि बॉन्ड आमतौर 10,000 के लॉट में बेचे जाते हैं और आपको इनमें से किसी में भी नुकसान होने की जोखिम को कम करने के लिए मात्र न्यूनतम 10 बॉन्ड की ज़रूरत होती है। तो इंडिविजुअल बॉन्ड को खरीदना तब तक मायने नहीं रखता जब तक आपके पास निवेश के लिए कम से कम 1 लाख न हो। इनमें एकमात्र अपवाद यूएस ट्रेजरी द्वारा जारी बॉन्ड्स है, क्योंकि अमेरिकी सरकार की पूरी ताकत के सहारे ये स्वतः ही सुरक्षित होते हैं। बॉन्ड फंड्स सस्ता और सरल विविधीकरण उपलब्ध कराते हैं, जिसमें मासिक आय की सुविधा भी होती है, जिसे आप बिना कमीशन दिए पुनः फंड में तत्कालीन दरों पर निवेश कर सकते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए इंडिविजुअल फंड से बॉन्ड फंड बेहतर होते हैं। इनमें मुख्य अपवाद ट्रेजरी प्रतिभूतियाँ और कुछ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स है। वेनगार्ड, फिडेलिटी, शॉप और टी रो प्राइस जैसी कुछ प्रमुख फर्मों सारी बॉन्ड फंड्स काफ़ी कम भाव में प्रसारित करते हैं। बॉन्ड निवेशकों के लिए चयन के विकल्प प्रचुर मात्रा में है। तो चलिए ग्राहक की सूची को अपडेट करते हैं कि क्या उपलब्ध है। 2003 में ब्याज दरें इतनी कम हो गई कि निवेशक यील्ड के लिए तरस गए, लेकिन ज़्यादा जोखिम के लिए बिना भी अपनी ब्याज आय को बढ़ाना संभव है। इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों का सार रूप में दर्शाता है। नगद नकारा नहीं। आप अपने नगद से अधिक कमाई कैसे कर सकते हैं? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को उन बैंक डिपॉजिट सर्टिफिकेट या मनी मार्केट खाते से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए जिनमें बीते समय के कुछ बहुत कम रिटर्न मिला हो, और वह इन नगद विकल्पों में निवेश करें। ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ में अमेरिका सरकार का दायित्व होने से लगभग कोई जमा जोखिम नहीं होती, क्योंकि अंकल सैम अपना ऋण बाकी रखने की जगह वह तो टैक्स बढ़ा देते हैं या नोट छापने का आदेश दे देते हैं। ट्रेजरी बिल 4, 13 या 26 सप्ताह में परिपक्व होते हैं। अपनी इतनी कम अवधि की परिपक्वता के कारण टी बिल में शायद ही कोई क्षरण होता है जब निवेश आय में भाव बढ़ती ब्याज दरों के कारण गिरने लगते हैं। ट्रेजरी ऋण जितना दीर्घावधिक होगा, ब्याज दरें बढ़ने का उतना ही गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ट्रेजरी प्रतिभूतियों की ब्याज आय आमतौर पर राज्य आयकर, लेकिन संघीय कर से नहीं, से मुक्त होती है, और जनता के 3.7 ट्रिलियन के कारण ट्रेजरी ऋण का बाजार बहुत बड़ा है। इसलिए अगर आपको परिपक्वता से पूर्व ही अपना धन वापस चाहिए तो खरीदार आसानी से मिल जाएगा। आप ट्रेजरी बिल को शॉर्ट टर्म नोट्स व दीर्घावधिक बॉन्ड्स के तौर पर सरकार से सीधे खरीद सकते हैं, जिस पर कोई ब्रोकरेज फीस नहीं लगती। मुद्रास्फीति सुरक्षित टिप्स पर और अधिक जानकारी के लिए अध्याय 2 की टिप्पणी देखें। सेविंग बॉन्ड्स ये ट्रेजरी की भांति विक्रय नहीं होते। आप इन्हें दूसरे निवेशक को नहीं बेच सकते, और अगर आप इन्हें 5 वर्ष से पहले भुनाते हैं तो आपके 3 माह का ब्याज भी छोड़ना होगा। इस तरह ये मुख्य रूप से अलग रखे धन के तौर पर उपयुक्त होते हैं, जिसे भविष्य की आवश्यकताओं पर खर्च किया जा सकता है। किसी ऐसे धार्मिक समारोह में उपहार देना जो कई वर्षों बाद हो, या अपने नए जन्म में शिशु की हार्वर्ड की पढ़ाई हो, ये 25 जितने कम मूल्य में भी जाते हैं।
जिससे ये नाती पोतों के लिए शानदार उपहार होते हैं। वे निवेशक जो पूरे यकीन के साथ कुछ नकद आने वाले कई वर्षों के लिए अलग रख सकते हैं, उनके लिए मुद्रास्फीति सुरक्षित आय बॉन्ड्स ने हाल ही में तकरीबन 4% की आकर्षक यील्ड प्रस्तावित की है। अधिक जानने के लिए www.savingbonds.government देखें। अंकल सैम से आगे। मॉर्गेज सिक्योरिटीज बंधक आतिभूतियाँ अमेरिका में हज़ारों की संख्या में हैं। इनमें पूल से इन बॉन्ड्स को फेडरल नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन फेनी में या गवर्नमेंट नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन गिनी में जैसी एजेंसियां जारी करती हैं। हालांकि इन्हें यूएस ट्रेजरी का समर्थन नहीं होता, तो अपने अत्यधिक जोखिम को प्रतिबिंबित करने के लिए इन्हें उच्च यील्ड पर बेचा जाता है। मॉर्गन बॉन्ड्स का प्रदर्शन आमतौर पर उस वक्त अच्छा नहीं होता जब ब्याज दरें गिर रही हो, और इनमें उस वक्त उछाल आता है जब यह बढ़ती है। दीर्घावधि में बढ़त का यह रुख अधिक हो जाता है, उच्चतर औसत यील्ड मिलता है। अच्छे मॉर्गेज बॉन्ड्स फंड्स वैनगार्ड, फिडेलिटी और पिमको के पास उपलब्ध है, लेकिन अगर कोई ब्रोकर आपको इंडिविजुअल मॉर्गेज बॉन्ड्स CMO बेचने का प्रयास करे तो उससे यह कहकर कन्नी काट ले कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। एन्युटी इस बीमा जैसे निवेश से आप वर्तमान टैक्स का स्थगन करके सेवानिवृत्ति के बाद बड़ी आय हासिल कर सकते हैं। फिक्स्ड एन्युटी में तय रिटर्न दर होती है और वेरिएबल एन्युटी में रिटर्न दर अस्थिर होती है, लेकिन रक्षात्मक निवेशक को यह वास्तव में अपना बचाव आक्रामक बीमा एजेंटों, शेयर ब्रोकरों और वित्तीय योजनाकारों से करना होता है, जो एन्युटी को उत्पीड़न की हद तक महंगा बेचते हैं। अधिकांश मामलों में एन्युटी के स्वामित्व के बड़े खर्चे, जिसमें सरेंडर चार्ज भी शामिल है, जो इन्हें समय पूर्व भुनाने पर लगता है, इसके फायदे के उत्साह को ठंडा कर देते हैं। कुछ अच्छी एन्युटी खरीदी जाती है, बेची नहीं जाती। अगर किसी एन्युटी में विक्रेता को बड़ा कमीशन मिल रहा हो तो संभव है कि इनमें क्रेता को नाममात्र का लाभ हो। केवल उन्हीं एन्युटी को खरीदें जिन्हें आप एमेरिटास और वैनगार्ड जैसे प्रतिबंधों से सीधे खरीद सकें। प्रीफर्ड स्टॉक्स प्रीफर्ड शेयर हर तरह से सबसे खराब निवेश है। ये बॉन्ड्स के कम सुरक्षित होते हैं, चूँकि इनका कंपनी के दिवालिया हो जाने पर इसकी संपत्ति पर केवल दूसरे दर्जे का दावा होता है, और इनकी लाभ संभावना भी साधारण शेयरों से कम होती है, क्योंकि कंपनियां आमतौर पर अपने प्रीफर्ड शेयरों को ब्याज दरें गिरने या क्रेडिट रेटिंग में सुधार होने पर कर लेती है। अधिकांश बॉन्ड्स पर किए जाने वाले ब्याज भुगतान के विपरीत इन्हें जारी करने वाली कंपनियों को प्रीफर्ड लाभांश भुगतान पर कॉर्पोरेट टैक्स में छूट नहीं मिलती। अपने आप से पूछें, अगर यह कंपनी मेरे निवेश करने योग्य स्वस्थ है तो यह अपने प्रीफर्ड शेयरों पर मोटा लाभांश क्यों दे रही है, बजाय इसके बॉन्ड जारी करके टैक्स में छूट हासिल करे। इसका जवाब यह है कि कंपनी के हालात ठीक नहीं है, इसके बॉन्ड्स का बाज़ार ज़रूरत से ज़्यादा भरा है, और इनमें प्रीफर्ड शेयर खरीदना ऐसा है जैसे फ्रिज में न रखी गई मरी मछली को खरीद रहे हो। साधारण शेयर स्टॉक स्क्रीनर पर देखें तो 2003 की शुरुआत में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 सूचकांक के 115 शेयर 3.0% या अधिक का लाभांश यील्ड दर्शाते हैं। कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, भले ही यील्ड का कितना भी भूखा हो, शेयर को केवल लाभांश आय के लिए नहीं खरीदेगा। कंपनी और इसका कारोबार भी ठोस होना चाहिए और इस शेयर का भाव भी वाजिब होना चाहिए। लेकिन 2000 से आरंभ हुए मंदी के बाजार के कारण कुछ प्रमुख शेयर आज ट्रेजरी बॉन्ड्स से भी अधिक यील्ड प्रदान कर रहे हैं। अतः सबसे रक्षात्मक निवेशक को भी यह समझना चाहिए कि केवल बॉन्ड्स या अधिकांश बॉन्ड वाले पोर्टफोलियो में चुनिंदा शेयरों को जोड़ने इससे इनकी इनकम यील्ड बढ़ती है और इसमें रिटर्न बढ़ने की भी संभावना होती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।